स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। अंटार्कटिक संधि 1991 के लिए पर्यावरण संरक्षण पर मैड्रिड प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए IAEA समर्थित परमाणु संयंत्रों की स्थापना करना। बी, अंटार्कटिका में वाणिज्यिक खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना। सी, अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित एक प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करना। या डी, संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन तथा मनोरंजक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंटार्कटिक संधि 1991 के लिए पर्यावरण संरक्षण पर मैड्रिड प्रोटोकॉल। अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर मैड्रिड प्रोटोकॉल पर 4 अक्टूबर 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 1998 में लागू हुआ। यह अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है। यह अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों पर लागू होने वाले आधारभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर अंटार्कटिक खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधानमंडल निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया। 2, भारत में परिसीमन आयोग के आदेश कानूनी शक्ति रखते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 3, भारत में अब तक 6 बार ऐसे परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने का कार्य या प्रक्रिया। अतः कथन 1 सही है। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेश कानूनी शक्ति रखते हैं और किसी भी न्यायालय के समक्ष उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अतः कथन 2 सही है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 4 बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया जा चुका है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण से पहले यूक्रेन की 50% बिजली की आपूर्ति करता था। 2, यह सशस्त्र संघर्ष के दौरान जब्त और सैन्य कब्जे वाला पहला चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण से पहले यूक्रेन की लगभग 30% बिजली की आपूर्ति करता था। अतः कथन 1 सही नहीं है। 4 मार्च 2022 को ZNPP सशस्त्र संघर्ष के दौरान जब्त किया गया और सैन्य कब्जे में लिया गया पहला चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मिशन रफ्तार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत टीकाकरण में तेजी लाना। बी, मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों की गति बढ़ाना। सी, भारत में पेटेंट पंजीकरण को बढ़ाना। या डी, हिमालयी क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों की गति बढ़ाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिशन रफ्तार इसका उद्देश्य गति बढ़ाना तथा मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करने और सुपरफास्ट या मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का लक्ष्य हासिल करना है। इसका उद्देश्य देश के चयनित गलियारों में 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनें चलाकर यात्रियों को अर्ध उच्च गति वाली ट्रेनें उपलब्ध कराना भी है। इसे वर्ष 2016 से 17 के रेल बजट में पेश किया गया था और 2017 में नीति आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, चिपचाप नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह अक्साई चीन क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली श्योक नदी की एक सहायक नदी है। 2, इसका उद्गम देपसांग मैदानों के पूर्वी किनारे से होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चिपचाप नदी
चिपचाप नदी, जिसका अर्थ है शांत नदी, अक्साई चीन क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली श्योक नदी की एक सहायक नदी है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्गम देपसांग मैदानों के पूर्वी किनारे से होता है तथा ये देपसांग मैदानों के उत्तरी किनारों के चारों ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अतः कथन दो सही है। यह श्योक नदी में मिल जाती है, जो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक निम्न स्तरीय वायुमंडल में ऊष्मा को रोकने में सहायक है? ए, सघनता या भीड़ भाड़ में वृद्धि, 2, धरातल का पक्का होना, 3, जल निकायों का ह्रास होना, या 4, उच्च घनत्व वाली बस्तियां होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऊष्मा को अवरुद्ध करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाली शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव के कारण भारतीय शहर विशेष रूप से हीटवेव के प्रति संवेदनशील हैं। भीड़भाड़ या सघनता में वृद्धि, धरातल का पक्का होना, जल निकायों की कमी होना, वनस्पति का नुकसान होना तथा उच्च घनत्व वाली बस्तियां इसके प्रमुख कारक हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि होती है। अन्य आपदाओं जैसे वनाग्नि, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, सूखा तथा जल की कमी का संबंध हीट वेव से होता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में चुने जाने वाले पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र सदस्य थे? ए, बी.एल. मित्तर, बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी, के.एम. मुंशी, डी, मोहम्मद सादुल्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मोहम्मद सादुल्ला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। मोहम्मद सादुल्ला ब्रिटिश भारत में असम के प्रधानमंत्री थे। वे वर्ष 1919 में गुवाहाटी नगर पालिका के अध्यक्ष और वर्ष 1924 से वर्ष 1934 तक असम के शिक्षा तथा कृषि के प्रभारी मंत्री भी थे। असम विधानसभा ने वर्ष 1947 में सादुल्ला को भारत की संविधान सभा के लिए चुना और बाद में उन्हें प्रारूप समिति के लिए चुना। वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के लिए चुने जाने वाले पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र सदस्य थे, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह विधेयक केंद्र सरकार को व्यक्तियों को उनकी गतिविधियों के आधार पर आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। 2, यह कुछ शर्तों के अधीन भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भारतीय और विदेशी नागरिकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 इसको व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2004 तक गैर कानूनी गतिविधियों का तात्पर्य क्षेत्र के अलगाव एवं अधिग्रहण से संबंधित कार्यों से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद आतंकवादी कृत्य को अपराध की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया, अतः कथन 1 सही है। भारतीय तथा विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यह अपराधियों पर समान रूप से लागू होगा, भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण यानी DSR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, धान के बीजों को नर्सरी में पौधे उगाने और फिर उन्हें पानी भरे खेतों में रोपने के बजाय सीधे खेत में बोया जाता है। 2, DSR तेजी से रोपण और परिपक्वता प्रदान करता है और पानी और श्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करता है। 3, एशियाई देशों में इसका व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण या DSR, इसके तहत बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है, जबकि पारंपरिक तरीके में नर्सरी में पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें पानी भरे खेतों में रोपा जाता है, अतः कथन 1 सही है। DSR तेजी से रोपण और परिपक्वता प्रदान करता है और पानी और श्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करता है। यह कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं के तहत सिंचाई के पानी को 12 से 35% तक बचाता है, अतः कथन 2 सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में इसका व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है, लेकिन उत्पादकता चुनौतियों ने एशिया में इसके व्यापक पैमाने पर अपनाने को सीमित कर दिया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य। 2. सुंदरबन डेल्टा। 3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उपर्युक्त स्थानों में से कहां पर खारे जल का मगरमच्छ पाया जा सकता है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।